स्वराज्य के लिए संघर्ष 1927 से 1947। नई शक्तियों का आविर्भाव। वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन ने फिर से शक्ति पाने में अनेक संकट दिखे। इसी पर साम्राज्यवाद की नई प्रवृत्ति का भी उदय हुआ। मार्क्सवाद और दूसरे समाजवादी विचार बहुत तेजी से फैले। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वाम पंथ के उदय के रूप में हुई। इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस थे। इस वाम पंथ में अपना ध्यान साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तक ही सीमित नहीं रखा, साथ ही साथ अपने पूंजीपति और जमींदारों के आंतरिक वर्गीय शोषण का भी सवाल उठाया। भारत के नौजवान सक्रिय हो गए। पूरे देश में नौजवान सभाएं बन रही थी, छात्रों के सम्मेलन हो रहे थे। पहला अखिल भारतीय बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इसके बाद में अनेक दूसरे छात्र संगठन बने तथा सैकड़ों छात्र युवा सम्मेलन आयोजित किए गए। भारत में युवा राष्ट्रवादी धीरे धीरे समाजवाद की तरफ आकर्षित होने लगा। देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बुराइयों से पीड़ित था, उसके लिए दूरगामी हल सुझाने लगे थे। उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता के कार्यक्रम को भी सामने रखा, उसे लोकप्रिय बनाया। देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट गुटों की स्थापना हुई। रूसी क्रांति ने अनेक युवा राष्ट्रवादियों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनसे अनेक गांधीवादी विचारधारा और कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे। वे मार्गदर्शन पाने के लिए समाजवादी विचारधारा की ओर मुड़े। मानवतांत्रिक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने गए। इसके लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। 1924 में सरकार ने मुजफ्फरपुर अहमद और श्रीपाद अमृत डांगे को गिरफ्तार करके उन पर कम्युनिस्ट विचारों के आरोप लगाया। उन्हें कुछ और लोगों को लेकर कानपुर षड्यंत्र मुकदमा चलाया। 1925 में कम्युनिस्ट की स्थापना हुई। इसके अलावा देश के दूसरे भागों में मजदूर किसान पार्टियां बनी। इन पार्टियों और समूहों ने मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारों का प्रचार किया। साथ ही वे लोग राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिन्न अंग भी थे। किसान और मजदूरों में पुनः हलचल मच रही थी। संयुक्त प्रांत में बटाईदारी कानूनों में संशोधन के लिए बटाईदारों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाया। ये बटाईदार लगान में कमी, बेदखली सुरक्षा और कर्ज में राहत चाहते थे। गुजरात के किसानों ने जमीन की मालगुजारी बढ़ाने पर सरकारी प्रयासों का विरोध किया। बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह इसी समय हुआ। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों टैक्स न देने का आंदोलन चलाया। अंत में अपनी मांगें मनवाने में सफल रहे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में मजदूर संघों का भी तेजी से विकास हुआ। वर्ष 1928 में अनेक हड़तालें हुई। एक लंबी हड़ताल खड़गपुर की रेलवे वर्कशॉप 2 माह चली। दक्षिण भारतीय रेलों मजदूरों ने भी हड़ताल की। जमशेदपुर के टाटा के लोहा इस्पात कारखाने में हड़ताल हुई। इस हड़ताल के समाधान के लिए सुभाष चंद्र बोस ने महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इस काल में सबसे प्रमुख हड़ताल बम्बई की कपड़ा मिलों में हुई, जहां लगभग 1.5 लाख मजदूर 5 महीनों से अधिक समय तक हड़ताल पर है। यह हड़ताल कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हुई। 1928 में हुई हड़तालों में 5 लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया। इस नई लहर का एक और संकेत क्रांतिकारी के आंदोलन की गतिविधियों में देखने को मिलता है। अब ये आंदोलन समाजवाद की ओर झुक गया। प्रथम असहयोग आंदोलन की असफलता के कारण रुका हुआ क्रांतिकारी आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ। एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1900 में सशक्त क्रांति के लिए संगठन के उद्देश्य से हिंदू प्रजातंत्र की स्थापना हुई। सरकार ने इस पर एक कड़ा प्रहार करा। क्रांतिकारी युवकों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करके उन पर काकोरी षड्यंत्र केस 1925 मुकदमा चलाया। 17 लोगों को लंबी लंबी जेलें सजा हुई। 4 को आजीवन कारावास का दंड मिला। राम प्रसाद विशंबल, अशरफुल्लाह समेत 4 को फांसी दे दी गई। क्रांतिकारी जल्द ही समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आ गए। 1928 चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में उन्होंने संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र हिस्प्रस कर दिया। अब धीरे धीरे व्यक्तिगत वीरता के काम और हिंसात्मक गतिविधियों से दूर हटने लगे। लेकिन 29 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन विरोधी एक प्रदर्शन पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के कारण एक आकस्मिक परिवर्तन आया। इसमें लाठियों की चोट खाकर पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय शहीद हो गए। युवक इससे क्रुद्ध हो उठे और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। इस प्रेस के नेताओं ने यह निर्णय लिया कि अपने बदले हुए राजनीतिक उद्देश्य और जन क्रांति की आवश्यकता के बारे में जनता को बताएं। परिणामस्वरूप 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय धारा में एक बम फेंका।
बम में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, उसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था किसी को चोट ना लगे। इस काम के उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि आतंकवादी के पर्चे के अनुसार बहरों को सुनाना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त चाहते थे कि बम फेंकने के बाद आसानी से भाग निकलते, मगर उन्होंने जानबूझ के अपने को गिरफ्तार कराया और क्रांतिकारी प्रचार के लिए अदालत को एक मंच के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। बंगाल में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियां एक बार फिर उभरी। अप्रैल 1930 में चट्टग्राम के सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारी ने योजनाबद्ध से एक छापा मारा। इसका नेतृत्व मास्टर सूरसेन कर रहे थे। अलोकप्रिय सरकारी अधिकारियों पर कई हमले किए गए। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन की एक उल्लेखनीय व्यवस्था है कि जिसमें युवतियों की भागीदारी थी। चटगांव के क्रांतिकारी आंदोलन विकास के सूचक थे, जिनका नाम व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक था और उद्देश्य औपनिवेश शासन के अंगों पर प्रहार करना था। सरकार ने क्रांतिकारियों पर तीखा प्रहार किया, अनेकों को गिरफ्तार कर उन पर अनेक प्रसिद्ध मुकदमे चलाए। भगत सिंह और कुछ लोगों ने सांडर्स की हत्या का मुकदमा भी चला। इस युवक क्रांतिकारी ने अदालतों में दिए गए अपने बयानों और निर्भीक अवज्ञापूर्ण व्यवहार में जनता का दिल जीत लिया। उनके बचाव के लिए कांग्रेसी नेता आ गए, वैसे अहिंसा के समर्थक थे। जेलों की अमानवीय परिस्थितियों के विरोध में उनकी भूख हड़तालें खासतौर पर प्रेरणादायक थीं। राजनीतिक बंदियों के रूप में उन्होंने जेलों में अपने साथ सम्मानित और सुसंगत व्यवहार किए जाने की मांग की। ऐसी ही भूख हड़ताल 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद दुर्बल पतले युवक और क्रांतिकारी जतिनदास शहीद हुए। जनता के देशव्यापी विरोध के बावजूद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी। फांसी के कुछ दिन पहले इस जेल सुप्रीटेंडेंट में लिखे गए एक पत्र में इन क्रांतिकारियों ने कहा था, बहुत जल्द ही अंतिम संघर्ष की दुर्लिपि बजेगी, जिसका परिणाम निर्णायक होगा। ये संघर्ष भाग लिया और हमें उन पर गर्व है। अपने अंतिम पत्रों में 23 वर्षीय भगत सिंह ने समाजवाद में अपनी आस्था भी व्यक्त की। वे लिखते हैं, किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों पूंजीपतियों से जुड़े स्वयं को मुक्त करना होगा। 3 मार्च 1931 को भेजे गए अपने अंतिम संदेश में उन्होंने घोषणा की कि भारत में संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थों के लिए साधारण जनता के मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे शोषक शुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीपति हैं। ब्रिटिश और भारतीय मिलकर शोषण करते हैं, वे शुद्ध रूप से भारतीय हैं। भगत सिंह ने समाजवाद की एक वैज्ञानिक परिभाषा की। इसका अर्थ पूंजीवाद और वर्गीय शासन का अंत करना था। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1930 के बाद के बहुत पहले ही उन्होंने बताया था कि उनके साथियों में आतंकवाद का त्याग कर दिया है। 2 फरवरी 1931 को लिखे गए अपने राजनीतिक वसीयतनामे में घोषणा की कि देखने में एक आतंकवादी की तरह कार्य किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी शक्ति से घोषणा करना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। शायद मेरे क्रांतिकारी जीवन के आरंभिक दिनों को छोड़कर मैं आतंकवादी नहीं था। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन विधियों में कुछ हासिल नहीं कर सकते। भगत सिंह ने पूरी और चेतन रूप से धर्मनिरपेक्ष भी थे। वे अक्सर साथियों से कहते थे कि संप्रदाय उतना ही बड़ा शत्रु है जितना कि बड़ा उपनिवेश और इसकी शक्ति से मुकाबला करना होगा। 1926 में उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना में भाग लिया और इसके प्रथम सचिव बने। भगत सिंह ने सभा के जो नियम तैयार किए थे उनमें 2 नियम इस प्रकार थे: सांप्रदायिक विचार फैलाने वाले सांप्रदायिक संगठनों और अन्य पार्टियों में कोई संबंध न रखना और लोगों को यह समझाना कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तथा इस प्रकार से उसमें सामान्य श्रेष्ठों की भावना जगाना तथा इसी विचार के अनुसार कार्य करना। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का आंदोलन बहुत जल्द समाप्त हो गया। हालांकि इक्की दुक्की घटनाएं अनेक वर्षों तक जारी रही। चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एक पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए मारे गए। बाद में इस पार्क का नाम आज़ाद पार्क रखा गया। सूर्यसेन फरवरी 1933 में गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ समय बाद उन्हें फांसी दे दी गई। सैकड़ों दूसरे क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें लंबी लंबी सजाएं दी और अनेकों को अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इस तरह 30वें दशक के अंत उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1930 में बहुत बड़े पहले ही उन्होंने कहा था कि उनके साथियों को आतंकवाद का त्याग कर दिया है। 2 फरवरी 1931 को लिखे गए अपने राजनीतिक वसीयत उन्होंने घोषणा की कि देखने में आतंकवादी की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। ये हो गया यहाँ पे ना। इस तरह 30वें दशक के अंत तक एक नई राजनीतिक परिस्थिति उभरने लगी थी। वायसराय लॉर्ड इरविन के बाद इन वर्षों में लिखा गया था
ऐसी कोई नई शक्ति अब कार्यरत थी जिसके महत्व को अभी तक उन लोगों ने पूरी तक नहीं समझा है, जिसका भारत संबंधी ज्ञान 20-30 या 20-20 या 30-30 साल पुराना है। सरकार इस नई प्रवृत्ति को चलने पर आमादा है। जैसे कि हमने देखा, क्रांतिकारी को निर्मलता के साथ कुचल दिया गया था। उभरते मजदूर कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ इसी तरह का बर्ताव किया गया है। मार्च 1931 में 31 प्रमुख मजदूर और कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इनमें 3 अंग्रेज भी थे। इन पर 4 वर्ष तक मुकदमा चला, जिसे मेरठ संयंत्र का मुकदमा कहा जाता है। 4 वर्षों तक चला और मुकदमे की समाप्ति पर लंबी लंबी जेल सजाएं दी गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार आंदोलन के इस चरण को बल तब मिला जब नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य आगे संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सभी वर्गों ने भारतीयों में इस घोषणा का विरोध किया। इस बात के लिए उन्हें अब सबसे अधिक क्रोध था। कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया और इसके पीछे यह धारणा काम कर रही थी कि स्वशासन के लिए भारतीयों को योग्यता अयोग्यता का फैसला विदेशी करेंगे। दूसरे शब्दों में सरकार के इस काम को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन समझा गया। ऐसा माना गया कि भारतीयों के आत्मसम्मान को जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे। उनमें से राष्ट्रीय कांग्रेस ने हर कदम हर रूप में इस कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग और हिंदू सभा ने कांग्रेस के फैसले का समर्थन किया। वास्तव में अस्थायी तौर पर ही सही, साइमन कमीशन ने देश के सभी वर्गों और दलों को एक बार फिर एकताबद्ध कर दिया। राष्ट्रवादियों के साथ एकजुटता जताने में मुस्लिम लीग ने मिले जुले चुनाव मंडलों के सिद्धांत को स्वीकार करा और इस शर्त के तहत मुसलमानों को कुछ सीटें आरक्षित कर दी। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेता और दलों ने परस्पर एकजुट होकर संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन को चुनौती का जवाब देने का प्रयास किया। प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता दर्जनों सम्मेलन और सार्वजनिक बैठक आयोजित की। इसका परिणाम नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आया, जिसके प्रमुख निर्माता मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने अगस्त 1928 में अंतिम रूप दिया गया। दुर्भाग्य से कलकत्ता में दिसंबर 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन रिपोर्ट को स्वीकार न कर सका। मुस्लिम लीग, हिंदू सभा और सिख लीग के कुछ सांप्रदायिक रुझान वाले नेता ने इसे लेकर आपत्तियां की। इस तरह सांप्रदायिक दलों ने राष्ट्रीय एकता का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद निरंतर सांप्रदायिकता का विकास हुआ। यह भी ध्यान रखें कि राष्ट्रवादियों की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति में एक बुनियादी खाई मौजूद थी। राष्ट्रवाद देश के लिए राजनीतिक अधिकार स्वाधीनता पाने के लिए विदेश सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक संघर्ष चला रहे थे। हिंदू या मुस्लिम संप्रदाय के साथ यह बात नहीं थी। उनकी मांगें राष्ट्रवादियों को संबोधित थी। दूसरी ओर समर्थन और सहायता के लिए आमतौर पर विदेश सरकार का मुंह ताकते थे। ऐसा अक्सर देखा गया कि कांग्रेस से लड़ते किंतु अंग्रेज सरकार से सहयोग करते रहते थे। सर्वधर्मीय सम्मेलन की कार्रवाई से कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण साइमन कमीशन के विरोध में जनता का उभार था। कमीशन के भारत पहुंचने पर एक शक्तिशाली राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन उठ खड़ा हुआ और राष्ट्रवादी उत्साह एकता नए ऊंचाइयों तक पहुंची। 3 फरवरी को कमीशन को मुंबई पहुंचने पर एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई। कमीशन जहां जहां भी गया वहां हड़तालें और काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे के साथ उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जनता के विरोध में कुचलने के लिए सरकार ने निर्मम दमन और पुलिस कार्रवाई का सहारा लिया। साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन तत्कालीन उसमें एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म न दे सका। कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन के अघोषित मगर सर्वमान्य नेता अर्थात गांधी जी को विश्वास न था कि संघर्ष का समय आ गया है, पर जनता के उत्सव को अधिक समय तक बांध कर नहीं रखा जा सकता। अब एक बार फिर वह देश संघर्ष में कमर कस चुका था। पूर्ण स्वराज जनता की इस नई भावना को जल्द ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिया। गांधी जी सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए। दिसंबर 1928 में कांग्रेस साइमन विरोधी आंदोलन तत्कालीन रूप से एक व्यापक राज्य संघर्ष को जन्म न दे सका। कारण कि राष्ट्रीय आंदोलन ने अघोषित मगर सर्वमान्य नेता गांधी जी को विश्वास न था कि संघर्ष का समय आ गया है, पर जनता के उत्साह अधिक समय तक बांध कर नहीं रखा जा सकता। अब तक फिर देश के लिए कमर कर चुका था। पूर्ण स्वराज जनता की इस नई भावना को जल्द ही राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिया। गांधी जी सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए और दिसंबर 1928 में कांग्रेस में कलकत्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कांग्रेस का पहला काम जुझारू वामपंथ से मेल प्राप्त करना था। वर्ष 1931-29 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इस घटना का रोमानी पहलू भी था। मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय आंदोलन के आधिकारिक रूप से उनका स्थान उनके पुत्र ने लिया। इस तरह आधुनिक इतिहास में एक विशिष्ट परिवार के विजय हुई।
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की इस नई जुझारू भावना को आवाज़ मिली। इस अधिवेशन में पारित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को स्वाधीनता का नया स्वीकृत तिरंगा झंडा लहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। उसके बाद यह दिवस पर हर साल मनाया जाने लगा। जब लोग शपथ लेते थे तो ब्रिटिश शासन की अधीनता अब और आगे स्वीकार करना मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा। इस अधिवेशन ने एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की घोषणा की, लेकिन इसने संघर्ष का कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया। यह काम महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया और पूरे कांग्रेस संगठन में उनकी आज्ञा के अधीन कर दिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन को एक बार फिर सरकार के मुकाबले खड़ा कर दिया गया। देश में एक बार फिर आशा, उल्लास और मुक्त होने की दृढ़ भावना से भर उठा। नागरिक अवज्ञा आंदोलन। दूसरा नागरिक अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ, जिसमें 78 अनुयायी चुने गए। अनुयायी को साथ लेकर गांधी जी साबरमती आश्रम चले। लगभग 375 किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी गांव में पहुंचे। उनकी यात्रा, उनके भाषण और जनता पर प्रभाव की रिपोर्टें प्रतिदिन समाचार पत्र में छपती रहती। रास्ते में पड़ने वाले गाँवों के सैकड़ों अधिकारियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे और समुद्र तट पर मुट्ठी में नमक उठाया और इस प्रकार नमक कानून तोड़ा कि इस बात के प्रतीक में जनता अब ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने घोषणा की कि बाद में ब्रिटिश शासन ने इस देश को नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश कगार पर पहुंचा दिया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप मानता हूँ। मैं इस शासन प्रणाली को नष्ट करने में आमादा हूँ। अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। हमारा संघर्ष एक अहिंसक युद्ध है। हमें किसी की हत्या नहीं करेंगे, मगर इस शासन रूपी अभिशाप को नष्ट देखना हमारा धर्म है। आंदोलन अब तेजी से फैल गया। पूरे देश में नमक कानून तोड़ दिए गए। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य भारत और जंगल कानून तोड़े गए। पूरी भारत में ग्रामीण जनता ने चौकीदारी कर अदा न करने से इनकार कर दिया। देश में हर जगह जनता प्रदर्शन और विदेशी यात्रा के विधिवत बहिष्कार में भाग लेने लगी। कर अदा करने से इनकार करने लगी। लाखों भारतीयों ने सत्याग्रह करा। देश के अनेक भागों में किसानों ने जमीन पर मालगुजारी और लगान देने से इनकार कर दिया। उनकी जमीनें जब्त कर ली गई। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता स्त्रियों की भागीदारी थी। हजारों स्त्रियों को घर के अंदर बाहर निकली सत्याग्रह में भाग लिया। विदेशी वस्त्र या शराब बेचने वाली दुकानों पर धरना देने में उनकी सक्रिय भूमिका है। जुलूसों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आंदोलन बढ़कर भारत में एकदम उत्तर पश्चिमी छोर पर जा पहुंचा। बहादुर और सेलदिल पठानों में जोश सा भर गया। सीमांत गांधी के नाम से जाने वाले अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार गफ्फार नामक संगठन बना लिया, जो जनता के बीच लाल कुर्ती वाले कहलाते थे। ये लोग अहिंसा और स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे। इस समय पेशावर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। गढ़ी वाले सिपाहियों ने 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनों पर गोलीबारी चलाने से मना कर दिया। इसके नेता चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिसके बदले में सिपाही का कोर्ट मार्शल किया गया और लंबी लंबी जेल सजा दी गई। इस घटना से स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रवाद की भावना भारतीय इतिहास में फैलने लगी है, जो ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार है। इस तरह आंदोलन की गूंज देश के एकदम पूर्वी कोने में सुनाई देने लगी। इसमें मणिपुरी जनता की बहादुरी से भरपूर भागीदारी ने नागालैंड की रानी गिंडालू जैसी वीरांगना को जन्म दिया। इस वीरबाला ने 13 वर्ष की आयु में कांग्रेस और गांधी के आह्वान पर विदेशी शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठा लिया। 1932 में युवा रानी पकड़ी गई और इसे आजीवन कारावास की सजा मिली। रानी के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा असम के विभिन्न जिलों की अंधेरी कोठियों में गुजर गया। उसे मुक्ति 1947 में स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा मिली। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में लिखा था, एक दिन ऐसा आएगा जब भारत उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। सरकार ने इस राष्ट्रीय संघर्ष के साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया। निर्मम दमन, निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोलियों की बेछान आदि के तरह से कुचलने के प्रयास करे। गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। समाचार में पकड़ पर कड़ा सेंसर लगाने प्रेस की गला घोट दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पुलिस की गोलीबारी में 110 से अधिक लोग मारे गए।
300 से अधिक घायल हो गए। गैर सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या कहीं बहुत अधिक थी। फिर लाठीचार्ज में हजारों लोगों के सर फूटे और हड्डियां टूटी। खासकर दक्षिण भारत में भयानक किस्म के दमन देखने को मिला। पुलिस अक्सर लोगों को खादी या गांधी टोपी देखकर ही पीटती थी। इसी बीच 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेता और सरकारी प्रवक्ता का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था, लेकिन कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। उनकी कार्रवाई बेकार गई। भारत के बारे में कांग्रेस के बिना यूं ही नहीं था जैसे कि राम के बिना कोई नाम मिला। अब सरकार के पास कांग्रेस की किसी भी सहमति पहुंचने के लिए बातचीत शुरू करना ताकि कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग ले। अतः लॉर्ड इरविन ने गांधी के बीच मार्च 1931 में समझौता हुआ। सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा वस्तुओं पर शराब दुकानों पर धरना देने से मना कर अधिकार मान लिया। तब सरकार ने नागरिक आंदोलन रोक दिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लेने को तैयार हो गई। अनेक कांग्रेसी नेता ने खासकर युवक वामपंथी गांधी इरविन समझौते के विरोधी थे, क्योंकि सरकार ने एक भी प्रमुख राष्ट्रवादी मांग नहीं मानी। सरकार ने यह मांग तक नहीं मानी कि भगत सिंह तथा उनके साथी को फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। लेकिन गांधी जी को विश्वास था कि लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश भारतीय मांगों की बातचीत के बारे में गंभीर थे। सत्याग्रह की यह धारणा यह शामिल हो गई कि प्रतिपक्षी को हृदय परिवर्तन का अवसर दिया। उसकी रणनीति रस समझ पर आधारित थी। कोई भी जन आंदोलन निश्चित रूप से बहुत ही संक्षिप्त होगा, जो बहुत दिनों तक जारी न रह सका, क्योंकि जनता के बलिदान की क्षमता अनंत नहीं होती। परिणाम स्वरूप कानून विरोधी जन संघर्ष के बाद एक निष्क्रिय चरण का आरंभ हुआ, जिसमें आंदोलन को कानून रोक के समय पर ही चलाया जाना था। इसके अलावा गांधी जी ने बराबरी के आधार पर बातचीत को थी। इस प्रकार कांग्रेस की प्रतिष्ठा को सरकार के प्रतिष्ठा के बराबर ला दिया। इसलिए वे कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस समझौते का अनुमोदन कराने में सफल रहे। गांधी जी सितंबर 1931 में दूसरे सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंचे, लेकिन उसकी जोरदार वकालत के बावजूद सरकार ने डोमिनियन स्टेट तत्काल देकर उसके आधार पर स्वतंत्रता की बुनियाद राष्ट्रवादी मांग मानने से इनकार कर दिया। इस बीच देश के अनेक भागों में किसानों में असंतोष लहर फैल चुकी थी। विश्वव्यापी मंदी के कारण खेतीदार पैदावारों के दाम गिर गए और लगान और मालगाड़ी बोझ के असहाय हो चला। संयुक्त प्रांत में लगान में कमी, बटाईदारों की बेदखली के खिलाफ कांग्रेस ने आंदोलन चलाया। दिसंबर 1930 में कांग्रेस ने ना लगान ना टैक्स का अभियान चलाया। उत्तर में सरकार ने 26 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम उत्तर सीमांत में सरकार की मालगुजा संबंधी नीति के खिलाफ खुदाई खिदमतकार किसान आंदोलन चलाए थे। 24 दिसंबर को उनके नेता अब्दुल गफ्फार खान भी धर लिए गए। किसान आंदोलन बिहार, आंध्र, मध्य प्रांत, बंगाल, पंजाब में फैल रहा था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने सामने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ करने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब सरकार के प्रमुख व्यवसायी सरकार के प्रमुख वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे, जिनका मत था कि कांग्रेस के साथ समझौता करना बहुत बड़ी गलती थी। उनकी सरकार कांग्रेस को कुचलने पर आमादा और तैयार थी। वास्तव में भारतीय नौकरशाही नरम तो कभी पड़ी ही नहीं थी। गांधी ने समझौते के हस्ताक्षर के फौरन बाद आंध्र के पूर्वी गोदावरी पर भीड़ पर गोली चला दी और 4 लोग मर गए। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी का एक चित्र लगाया था। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी तथा दूसरे कांग्रेस नेता फिर एक बार धर लिए गए और कांग्रेस गैर कानूनी घोषित कर दी गई। सामान्य कानून निलंबित कर दिए गए। प्रशासन संबंधी अध्यादेश को सहारे चलने लगा था। पुलिस ने आतंक का नंगा खेल खेला और सेनानी और अनगिनत अत्याचार करे। 1 लाख से ऊपर सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए और हजारों की जमीनों, मकान और दूसरी जायदादों को जब्त कर लिया गया। राष्ट्रवादी साहित्य प्रतिबंधित कर दिए गए। राष्ट्रवादी समाचार पत्र दोबारा सेंसरशिप लागू कर दी। अंत में सरकारी दमन सफल रहा, क्योंकि इसे सांप्रदायिकता और दूसरे प्रश्नों पर भारतीय नेताओं के बीच मतभेद होने से सहायता मिली। नागरिक अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे बिखर गया। कांग्रेस ने अधिकाधिक रूप से मई 1933 में इसे निलंबित कर दिया और मई 1934 में इसे वापस ले लिया गया। गांधी जी एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर निराशा फैल गई। बहुत पहले ही 1933 में सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल ने घोषणा कर दी कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे। वायसराय वेलिंगटन ने कहा, कांग्रेस 1930 की तुलना में निश्चित ही कम अच्छी स्थिति में है। जनता पर उसका प्रभाव घटा है, मगर वास्तव में ऐसा ना था। यह सही है कि स्वाधीनता लाने में आंदोलन असफल रहा, लेकिन जनता का
जनता की ओर राजनीति करने में, स्वाधीनता संघर्ष में सामाजिक आधारों पर मजबूत बनाने में सफल रहा। जैसा कि एक ब्रिटिश पत्रकार H.N. बेलफर्ड ने कहा है कि हाल के संघर्ष में फलस्वरूप में भारतीयों ने अपने मन में मुफ्त कर लिया था और दिलों में स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के वास्तविक परिणाम में वास्तविक प्रभाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राजनीतिक बंदी जब 1934 में रिहा हुए तो जनता ने उसे वीरों के रूप में स्वागत किया। राष्ट्रवादी राजनीति 1935 से 1939। 1935 का सरकार कानून। नवंबर 1932 में जब कांग्रेस संघर्ष में मंझधार थी, तब लंदन में एक बार फिर कांग्रेस के बिना तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विचार विमर्श के परिणाम था 1935 में भारत सरकार कानून के रूप में सामने आया। इस कानून में नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। प्रांतों में प्राचीन स्वतंत्रता के आधार पर एक नई प्रशासन का व्यवस्था थी। संघ फेडरेशन ब्रिटिश भारत के प्रांतों में राजवाड़ों पर आधारित थी। केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघीय विधायिका की व्यवस्था थी, जिनमें रजवाड़ों में भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया, मगर रजवाड़े के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें वहां के शासक मनोनीत करते थे। ब्रिटिश भारत की भी केवल 14% जनता को मताधिकार प्राप्त था। इस विधायिका में राष्ट्रवादी हिंदू तत्वों को काबू में रखने के लिए राजा महाराजाओं का प्रयोग किया गया था, मगर फिर भी कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई थी। रक्षा और विदेशी विभाग इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जबकि दूसरे विषय पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी और उसी के प्रति वफाद उत्तरदायी थी। प्रांतों को अधिक स्थानीय अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रांतीय प्रशासन हर विभाग के पर नियंत्रण था। उन्हें कानूनी गतिविधियों पर विशेष अधिकार और अपने कानून बनाने के अधिकार थे। इसके अलावा नागरिक प्रशासन और पुलिस पर उनका पूरा नियंत्रण था। यह कानून राष्ट्रवादी की आकांक्षा को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित थी। विदेशी शासन पहले की तरह ही जाता था। हाँ, कुछ लोकप्रिय और चुने हुए नेता भारतीय प्रशासन के ढांचे में जुड़े। कांग्रेस ने पूरी तरह निराशाजनक कहकर इस कानून की निंदा की। इस कानून को संघीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया। प्रांतीय पक्ष जल्द ही लागू कर दिया गया। 1935 के कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया और इसे घोषित लक्ष्य के साथ इस कानून को अलोकप्रियता सिद्ध करेगी। कांग्रेस के तूफानी चुनाव प्रचार को जनता में व्यापक समर्थन मिला। हालांकि गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया। फरवरी 1937 में हुए चुनाव में इस बात का निश्चय रूप से सिद्ध हो कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। 11 में से 7 प्रांतों को जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकार बनाई। केवल बंगाल और पंजाब प्रांत में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन गए। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस मंत्रिमंडल। स्पष्ट है, कांग्रेस मंत्रिमंडल भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बुनियादी साम्राज्यवादी चरित्र को बदलने में एक नया युग प्रारंभ करने में असफल रहे। फिर 1935 के कानून के अंतर्गत उन्हें जो सीमित अधिकार प्राप्त थे, उन्हीं के सहारे उन्होंने जनता की दशा में सुधारने का समुचित प्रयास किया। कांग्रेसी मंत्रियों ने अपना वेतन खुद घटाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया। उनमें से अधिकांश रेलों को या तीसरे दर्जे में चलते थे। ईमानदारी और जनसेवा के लिए मापदंड उन्होंने स्थापित किया। अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सकारात्मक निर्णय लिए। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। मजदूर संघों, किसान सभाओं को उन्होंने काम कर और बढ़ने की छूट दी। पुलिस के अधिकार कम कर दिए। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों समेत दूसरे राजनीतिक कैदियों को बड़ी संख्या में रिहा कर दिया। बटाईदारों के अधिकारों और बटाई की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक कृषि कानून बनाए। मजदूर संघों ने पहले से अधिक मुफ्त महसूस किया और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने में सफल रहे। कांग्रेस सरकार चुने हुए क्षेत्रों में नशाबंदी लागू की, हरिजन कल्याण के काम किए तथा प्राथमिक और उच्च तकनीकी शिक्षा और जनस्वास्थ्य पर पहले से अधिक ध्यान दिया। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों का समर्थन किया। आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। सांप्रदायिक दंगों से सख्ती निपटना कांग्रेस मंत्रिमंडल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। सबसे बड़ा लाभ मानसिक लाभ था। लोगों को लगा कि ये विजय और स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। जो लोग अभी तक जेलों में बंद थे, अब वे मंत्री के रूप में शासन कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ा उपलब्धि नहीं थी? 1935 से 1939 के काल में कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं भी घटी, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस को एक तरह से नया मोड़ दिया। समाजवादी विचारधाराओं का प्रचार।
सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारधाराओं का तेजी से प्रसार हुआ। वर्ष 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, धीरे धीरे दुनिया में छा गई। 1935 फिर भी 1935 के कानून के तहत उन्हें जो सीमित अधिकार प्राप्त थे उसके साथ उन्होंने जनता के स्तर सुधारने का सचमुच प्रयास किया। कांग्रेस मंत्रियों ने अपना वेतन बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया। अधिकांश रेलों और तीसरे दर्जे में चलती ईमानदारी और जनसेवा के लिए मामले स्थापित किए। उन्होंने सकारात्मक निर्णय उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ाया, प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए, मजदूर कृषक और किसान सभाओं को उन्हें काम करने की छूट दी, पुलिस के अधिकार कम किए और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी समेत दूसरे राजनीतिक कैदियों को बड़ा रिहा कर दिया। बटाईदारों के अधिकारों बटाईदारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक कृषि कानून बनाए। मजदूर संघों ने पहले से अधिक भुगतान महसूस किया, मजदूरी बढ़ाने में सफल रहे। कांग्रेस सरकारों ने चुने हुए क्षेत्रों में नशाबंदी लागू की, हरिजन कल्याण के काम आए तथा प्राथमिक और उच्च तकनीकी शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर पहले से अधिक ध्यान दिया। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों का समर्थन दिया गया, आधुनिक उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। सांप्रदायिक दंगों से सख्ती से निपटना कांग्रेस मंत्रिमंडल का एक प्रमुख उपलब्धि थी। सबसे बड़ा लाभ तो मानसिक लाभ है। लोगों को लगा कि विजय और स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। लोग अभी भी जेलों में बंद थे, अभी मंत्री रूप में शासन कर रहे थे, क्योंकि यह सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं थी। 1935 से 1939 के काल में कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं घटी जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस को नया मोड़ दिया। समाजवादी विचारों का प्रसार। इस सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारों का तेजी से प्रचार हुआ। वर्ष 1930 में अमेरिका में बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, जिससे पूरी दुनिया झांसे में आ गई और पूंजीवादी उत्पादन और व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट हुई। इससे जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली। एक समय ऐसा आ गया कि जब ब्रिटेन में 30 लाख, जर्मनी में 60 लाख और अमेरिका में 120 लोग बेरोजगार हो गए। दूसरी ओर सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति इसके विपरीत थी। यहाँ गिरावट तो नहीं आई, बल्कि 1929 और 1936 के बीच पहले 2 पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई, जिससे सोवियत औद्योगिक उत्पादन 4 गुना अधिक हो गया और इस तरह विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई। लोगों का ध्यान मार्क्सवाद, समाजवाद और आर्थिक घटना विचार पर गया। परिणामस्वरूप अधिकाधिक लोग, खासकर युवक, मजदूर और किसान समाजवादी विचारों को देखने की ओर खींचने लगे। राष्ट्रवादी आंदोलन के आरंभिक दिनों में ही उसका झुकाव निर्धन जनता की ओर था। वर्ष 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव में राजनीतिक मंच पर गांधीवादी के उदय से तथा दूसरे और तीसरे दशकों में शक्तिशाली वामपंथी गुटों बनने से प्रवृत्ति और मजबूत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और पूरे देश के पैमाने पर राष्ट्र एक समाजवादी भारत की तस्वीर को लोकप्रिय बनाने में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति के मजबूत होने पर यह 1929, 1936, 1937 जवाहरलाल नेहरू और 1938-1939 में सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने के लिए विजय हुए। नेहरू का तर्क था कि राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ जनता की आर्थिक मुक्ति, खासतौर पर मेहनती किसानों के सामंती शोषण से मुक्ति होनी चाहिए। वर्ष 1936 में लखनऊ के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए और खुद वो किसान और मजदूर वर्गों की भी पास लाए। उनका विश्वास था कि मुस्लिम जनता को उनके प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटने का सबसे यही अच्छा उपाय है। उन्होंने कहा, मेरा विश्वास है कि मैं विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। जब मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ तो अस्पष्ट मानवतावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में करता हूँ। इसका मतलब हमारे राजनीतिक आर्थिक ढांचे में व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन, कृषि और उद्योग में निहित स्वार्थों का उन्मूलन तथा भारत के सामंती और निरंकुश रजवाड़ों की प्रणाली का समाप्ति। इसका अर्थ है एक संकुचित अर्थ को छोड़कर निजी संपत्ति का उन्मूलन तथा वर्तमान मुनाफा प्रणाली की जगह सहकारी सेवा के उच्चतर आदर्श की स्थापना। अंततः इसका अर्थ है कि हमारी सहज वृत्तियां, आदतों और इच्छाओं में परिवर्तन। संक्षेप में इसका अर्थ है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में मूलगामी अर्थ में निम्न एक सभ्यता। देश में मूलगामी शक्ति के प्रसार का परिणाम जल्द ही कांग्रेस के कार्यक्रम तथा नीतियों में देखा गया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव आया था, जिसे कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पारित किया।
प्रस्ताव में घोषणा की गई कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित हो। प्रस्ताव में जनता को मूल नागरिक अधिकारों, जाति, पंथ, लिंग के भेद के बिना कानून के आगे सबकी समानता, सार्वभौमिक बालिक मताधिकार के आधार पर चुनाव तथा मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जमानत दी गई। लगान व मालगुजारी में काफ़ी कमी, लाभहीन जोतों के लिए लगान माफ़ी, खेतिहारों के कर्जों में तथा सूदखोरों के नियंत्रण से राहत, जीवन यापन योग्य मजदूरी समेत मजदूरों की बेहतर दशाओं, महिला मजदूरों के लिए काम, सीमित घंटों और सुरक्षा, मजदूर तथा किसानों के संगठित होने तथा यूनियन बनाने के अधिकार, प्रमुख उद्योग, खाद्यान्नों और यातायात के साधनों पर राज्य का स्वामित्व तथा नियंत्रण जैसे वादे इस प्रस्ताव में किए गए। कांग्रेस के अंदर मूल गांवी प्रवृत्ति का एक और प्रमुख रूप कांग्रेस के फौजपुर अधिवेशन के प्रस्ताव 1936 की चुनाव घोषणा पत्र में देखने को मिला। इसमें कृषि प्रणाली की मूल गांवी रूपांतरण करने, लगान मालगुजारी में काफ़ी कमी करने, ग्रामीण ऋण को कम करने तथा आसान ऋणों पर ऋण देने के वादे किए गए। इसके साथ ही सामंती वसूलियों को समाप्त करने, बटाईदारों की बटाई की सुरक्षा करने और खेत मजदूरों में जीवन यापन, मजदूरी दिलाने तथा मजदूर संघ और किसान सभा बनाने, हड़ताल करने अधिकार भी वादे किए गए। 1945 में कांग्रेस बैंकिंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का किया। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस समय कांग्रेस में आर्थिक योजना का विचार अपनाया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। नेहरू दूसरे वामपंथी तथा गांधी ने भी चंद लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण रोकने के लिए बड़े उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की बात कही। वास्तव में चौथे दशक की एक प्रमुख घटना यह थी कि गांधी जी ने मूलगामी आर्थिक नीतियों को अधिकाधिक स्वीकार किया। वर्ष 1933 में नेहरू ने सहमत होकर उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थों में एक बड़े परिवर्तन के बिना जनता की स्थिति कभी नहीं सुधारा जा सकता। उन्होंने जमीन जोतने वाले को सिद्धांत में मान लिया और 1942 की घोषणा की, जमीन उनकी है, उस पर मेहनत करते हैं, किसी की नहीं है। कांग्रेस की बाहर समाजवादी प्रवृत्ति का एक परिणाम यह भी था कि 1935 के बाद पूर्ण चंद्र जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रसार हुआ। 1934 में आर्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर गांधी जी और के समर्थकों के विरोध के कारण बोस अप्रैल 1939 में कांग्रेस के पद से त्यागपत्र देने को मजबूर हो गए। उन्होंने अनेक वामपंथी समर्थकों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 तक आते कांग्रेस के अंदर मौजूद वामपंथी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 1/3 वोट जुटा सकने में समर्थ हो चुका। इसके अलावा चौथे और पांचवें दशक में समाजवाद भारत के अधिकांश राजनीतिक चेतना प्राप्त युवकों के विश्वास का रूप ले चुके थे। चौथे दशक में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन तथा अखिल भारतीय प्रगति लेखक संघ की भी स्थापना हुई। किसान और मजदूर आंदोलन। चौथे दशक में भारत में किसानों और मजदूरों में राष्ट्रीय वापसी देखने को मिला। 1939 में उससे तथा 1930 से 34 के बीच में तो राष्ट्रवादी आंदोलन ने किसानों और मजदूरों को बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण किया। 1929 के बाद भारत और शेष विश्व पर जिस आर्थिक मंदी ने भार पड़ी, भारतीय किसान सभा मजदूरों की दशा बिगाड़ दी। वर्ष 1932 के अंत तक खेतिहार पैदावार की कीमतें 50% से अधिक गिर चुकी थी। पूरे देश में किसान भूमि सुधारों, मालगुजारी, लगान में कमी, कर्ज राहत की मांग करने लगे। कारखानों और बागानों के मजदूर में काम करने की बेहतर परिस्थितियां तथा ट्रेड यूनियन अधिकार दिए जाने की मांग कर रहे थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन, वामपंथी पार्टियों और गुटों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसी पीढ़ी पैदा की जो किसानों और मजदूरों के संगठन के लिए समर्पित थे। परिणाम स्वरूप शहरों में ट्रेड यूनियनों का तथा पूरे देश में खासतौर पर संयुक्त प्रांत, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब में किसान सभाओं का तेजी से प्रसार हुआ। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से बना। कांग्रेस और विश्व की घटनाएं। 1935 से 1939 के काल में तीसरी प्रमुख बात यह थी कि कांग्रेस विश्व की घटनाओं में बढ़ चढ़कर दिलचस्पी लेने लगी थी। 1885 में अपनी स्थापना के समय कांग्रेस ने कहा था, अफ्रीका और एशिया में ब्रिटेन के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना, भारत के संसाधनों का प्रयोग न किया जाए। धीरे धीरे इतने साम्राज्यवादी प्रसार के विरोध में पर आधारित एक विदेश नीति विकसित कर ली। फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में आयोजित उत्पीड़ित जातियों के सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्यवादी से पीड़ित एशियाई
अफ्रीकी और लातिन अमेरिका देशों के निर्वासित राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन सबके साझी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में तालमेल बिठाना और उन्हें योजनाबद्ध रूप में करना था। यूरोप के अनेक वामपंथी बुद्धिजीवियों और राजनीतिक नेताओं ने भी सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेहरू ने कहा, हम समझते हैं कि विभिन्न पराधीन, अर्धपराधीन, उत्पीड़न जनमन आज जो संघर्ष चला रहे हैं उनमें बहुत कुछ साझा है। उनके कुछ दुश्मन भी प्राय एक ही होते हैं, हालांकि वे कभी कभी विभिन्न रूपों में सामने आते हैं। उनके उत्पीड़न के लिए प्रयोग किए जाने साधन भी अक्सर मिलते जुलते हैं। नेहरू के इस सम्मेलन को स्थापित लोग अरेंगेस्ट इंपीरियल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए हैं। 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में सरकार की चेतना दी गई कि ब्रिटेन में अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अगर कोई युद्ध छेड़ेगी तो भारत की जनता उसका समर्थन नहीं करेगी। चौथे दशक में कांग्रेस ने दुनिया के किसी भी भाग में जारी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया। एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया और उस समय इटली, जर्मनी और जापान में उभरते हुए फांसीवाद की निंदा की, जो साम्राज्यवाद और नक्सलवाद का सबसे भयानक रूप था। और इथियोपिया, स्पेन, चेकोस्लोवाकिया और चीन पर फांसीवादी ताकतों के हमलों के खिलाफ संघर्ष में वहाँ की जनता का पूरा समर्थन किया। वर्ष 1937 में जापान में चीन ने हमला किया तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया कि वे चीन की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। वर्ष 1938 में कांग्रेस के डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों को एक दल चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा। राष्ट्रीय कांग्रेस को पूरा विश्वास था कि भारत का भविष्य उस संघर्ष की घनिष्ठतापूर्वक से जुड़ा है जो एक तरफ फांसीवाद और दूसरी तरफ स्वाधीनता, समाजवाद, जनतंत्र की शक्तियों के बीच छिड़ने वाला है। विश्व घटनाओं के प्रति कांग्रेस के उभरते हुए दृष्टिकोण दुनिया में भारत की स्थिति की चेतना को जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सामने रखा था। हमारा संघर्ष वास्तव में स्वाधीनता के एक और बड़े संघर्ष का भाग है, जो कि शक्तियां हमें प्रेरित कर रही हैं। जो शक्तियां हमें प्रेरित कर रही हैं वो पूरी दुनिया में लाखों दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रही हैं तथा कार्य क्षेत्र में ला रही हैं। संकट की स्थिति में पूंजीवाद ने फांसी का रूप ले लिया। पराधीन औपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवाद जो कुछ बहुत पहले से रहा है, स्वयं को जन्म लेने वाले कुछ ही पूंजीवाद में वैसा ही रूप धारण कर लिया। फांसीवाद और साम्राज्यवाद की तरह पतनशील पूंजीवाद के दो रूप बनकर सामने आए। पश्चिम में साम्राज्यवाद तथा पूर्वी में अन्य पराधीन देशों में उद्यम राष्ट्रवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के इस गठजोड़ का विरोध किया। कांग्रेस साम्राज्यवादी शक्तियों के किसी भी आपसी युद्ध में भारत की किसी भी प्रकार से भागीदारी का विरोध करेगी। इस पर जोर देते हुए नेहरू ने विश्व की प्रगतिशील शक्तियों के प्रति स्वाधीनता के लिए राजनीतिक और सामाजिक बंधन के लिए लड़ने वालों के प्रति अपने पूरे सहयोग का वचन दिया, क्योंकि साम्राज्यवाद और फांसीवाद प्रतिक्रिया के विरोध में उनके संघर्ष में हमें लगता है कि हमारा संघर्ष एक साझा संघर्ष है। रजवाड़ों की जनता का संघर्ष इस काल का चौथा प्रमुख घटनाक्रम है। राष्ट्रीय आंदोलन रजवाड़ों में तक फैल गया। इन रजवाड़ों में अधिकांश से अधिक आर्थिक से राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां नरक जैसी थी। किसान दमन के शिकार थे। मालगुजारी कर बहुत अधिक तथा असह्य था। शिक्षा को कोई खास प्रचार न था। स्वास्थ्य व अन्य सामाजिक सेवाएं एकदम पिछड़ेपन की हालत में थी और प्रेस तथा स्वतंत्रता और दूसरे नागरिकों पर शायद ही कोई मान हो। राजवाड़ों की आय का बहुत बड़ा भाग राजा और इसके परिवार के भाग विलास पर खर्च होता था। भोग विलास पर खर्च होता था। अनेक रजवाड़ों में भूदास प्रथा, गुलामी और बेगार का बोलबाला था। पहले के पूरे इतिहास में आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण की चुनौतियां इन भ्रष्ट और पतित महाराजाओं की मनमानी पर कुछ हद तक नियंत्रण करती थी, परंतु ब्रिटिश शासन के राजाओं ने दोनों खतरों को सुरक्षित बना लिया। अब वे खुलकर शासन का दुरुपयोग करने लगे। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा डालने और उद्दीमान राष्ट्रीय आंदोलन का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश राजाओं का इस्तेमाल करने लगे। राजा महाराजा अपनी बारी किसी जन विद्रोह के आगे सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता पर निर्भर थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दुश्मनी का रवैया अपनाया। 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई ताकि महाराजे मिल बैठ सके और ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझी हितों के विचार कर सके। 1935 के भारत सरकार कानून में प्रस्तावित संघीय ढांचे की योजना इस प्रकार रखी गई कि राष्ट्रवादी शक्तियों पर नियंत्रण बना रहे। इसमें व्यवस्था की गई कि ऊपरी सदन के कुल सीटों के 2/5 तथा निचले सदन में 1/3 पर रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व रहेगा। अनेक रजवाड़ों की जनता अब जनतांत्रिक अधिकारों और लोकप्रिय सरकारों की मांग को लेकर आंदोलन करने लगी। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई,
दूसरे असहयोग आंदोलन ने रजवाड़ों की जनता पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला, उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। अनेक रजवाड़ों, खासकर राजकोट, जयपुर, कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर में जन संघर्ष चलाए गए। राजाओं ने इन संघर्षों का सामना निर्मम दमन के द्वारा किया। इनमें कुछ सांप्रदायिकता का सहारा भी लिया। हैदराबाद के निजाम ने जन आंदोलन को मुस्लिम विरोधी, कश्मीर के महाराजा ने उसे हिंदू विरोधी घोषित किया, जबकि त्रावणकोर के राजा का दावा था कि जन आंदोलन के पीछे ईसाइयों का हाथ है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने रजवाड़ों की जनता के संघर्ष का समर्थन किया और राजा से आग्रह की वो जनतांत्रिक प्रतिनिधि सरकार स्थापित करे और जनता की मूलभूत नागरिक अधिकार थे। वर्ष 1938 में जब कांग्रेस ने अपनी स्वाधीनता के लक्ष्य को परिभाषित किया तो उसमें रजवाड़ों की अधीनता को भी शामिल कर लिया गया और अगले साल त्रिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों की जनता को अवहेलना और भी सक्रिय भाग लेने का फैसला किया। ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों ने राजनीतिक संघर्ष में साझे राष्ट्रीय साझों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। रजवाड़ों की जनता के आंदोलन ने उस जनता में राष्ट्रीय चेतना पैदा की और इससे पूरे भारत में एकता की चेतना भी फैली। सांप्रदायिकता का विकास। पांचवा महत्वपूर्ण घटनाक्रम सांप्रदायिकता का विकास था। सीमित मताधिकार और अलग अलग चुनाव मंडलों के आधार पर विधानसभा में जो चुनाव हुए उनमें से एक बार फिर अलगाववादी भावनाएं पैदा हो गई। इसके अलावा कांग्रेस अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित अनेक सीटें जीतने में असफल रही। मुसलमानों के लिए कुछ 482 सीटें आरक्षित थी, मगर कांग्रेस में केवल 26 सीटें मिली। उनमें से 15 केवल पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में मिली। हालांकि इनमें से ज़्यादा सीटें मुसलमानों को नहीं मिली। हिंदू महासभा भी बुरी तरह से हारी। इसके अलावा जमींदार और सूदखोरों की पार्टियां भी चुनाव में धूल चाटती नजर आई। कांग्रेस ने एक मूलगामी कृषि कार्यक्रम अपना लिया और किसान आंदोलन फैल रहे। इन दोनों बातों को देखकर जमींदार, सूदखोर अब सांप्रदायिक पार्टियों को अपना समर्थन देने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि आम जनता भी व्यापक राजनीतिक भागीदारी के युग में उनके हितों में खुलकर वकालत कर सकना अब संभव नहीं होगा। अब सांप्रदायिक पार्टियां मजबूत होने लगी थी। जिन्ना के नेतृत्व मुस्लिम लीग कांग्रेस की घोर विरोधी हो गई थी। उसने यह प्रचार शुरू कर दिया कि मुस्लिम अल्पसंख्यक के बहुसंख्यक हिंदुओं में समा जाने का खतरा है और इस अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक सिद्धांत का प्रचार हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र है और उनका एक साथ रह सकना असंभव है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके मांग की कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाए। पाकिस्तान नाम पर एक अलग राज्य बना दिया जाए। हिंदुओं के बीच हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठनों के अस्तित्व के कारण मुस्लिम लीग के प्रचार को और बल मिला। हिंदू एक अलग राष्ट्र है और भारत हिंदुओं का देश है। यह कहकर हिंदू संप्रदायवादियों ने हिंदू संप्रदायों की बात दोहराई। इस तरह उन्होंने भी 2 देशों के सिद्धांत को मान लिया। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया कि अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें बहुमत का प्रभुत्व बना रहे। इस तरह से हिंदू संप्रदायवाद का औचित्य भी कम था। हर देश में धार्मिक, भाषाई या जाति अल्पसंख्यकों को कभी न कभी ऐसा लगता रहा है कि उनकी संख्या कम होने के कारण उनके सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को हानि पहुंच सकती है। लेकिन बहुसंख्यक संप्रदाय ने जब भी अपने वचन और कर्म से सिद्ध किया है ये भय निराधार है, तो अल्पसंख्यकों का भय समाप्त हो गया। परंतु बहुसंख्यक जनता का कोई भाग सांप्रदायिक संकीर्ण हो जाता है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोलने लगता है और कुछ कहने लग जाता है, तो अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तब अल्पसंख्यकों का सांप्रदायिक और संकीर्ण नेतृत्व और मजबूत होता है। उदाहरण के लिए 4थे दशक में मुस्लिम लीग वही मजबूत थी जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। इसके बाद पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, बंगाल में जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे इसलिए अपने आप को कुछ महसूस करते थे, वहाँ मुस्लिम लीग कमजोर थी। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों ने कांग्रेस के खिलाफ एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने में कोई संकोच नहीं किया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, सिंध, बंगाल में हिंदू संप्रदायवादियों ने कांग्रेस के विरोध में मुस्लिम लीग और दूसरे सांप्रदायिक संगठनों को मंत्रिमंडल बनवाने में सहायता की। सरकार समर्थक रवैया अपनाना भी तमाम सांप्रदायिक संगठनों की एक साझी विशेषता थी। यहाँ हम कह दें कि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात करने वाले किसी भी सांप्रदायिक संगठन या दल ने विदेश शासन विरोधी संघर्ष में कोई भी सक्रिय भाग नहीं लिया। दूसरे धर्मों की जनता और राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अपना वास्तविक शत्रु समझते थे। सांप्रदायिक संगठन और दल जनता की सामाजिक और आर्थिक मांगे उठने में कतरा रहे थे, जबकि राष्ट्रवादी आंदोलन, जैसा कि हमने कहा है, बढ़ चढ़कर
इन मांगों को उठाता रहा। इस संबंध में वे ऊंचे वर्गों के निहित स्वार्थों का ही प्रतिनिधित्व करते थे। बहुत पहले 1933 में इस बात को जवाहरलाल नेहरू ने समझ लिया था। आज सांप्रदायिकता का आधार राजनीतिक प्रतिक्रिया है, इसलिए हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता नेता बिना किसी अपवाद के राजनीतिक और आर्थिक मामलों में प्रतिक्रियावादी बन बैठते हैं। ऊंचे वर्ग के लोगों का संगठन ये दिखाकर वो धार्मिक अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यक सामुदायिक मांगों के पक्षकार है, अपने स्वयं के वर्गीय हितों को छिपाने का प्रयास करते हैं। हिंदू और मुसलमानों और दूसरों को देखी गई विभिन्न सामुदायिक मांगों को आलोचनात्मक विश्लेषण करने से पता चलता है कि इनका जनता से कुछ लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिक ताकतों को हमेशा दृढ़ता से विरोध किया है। धर्मनिरपेक्षता से उनकी प्रतिद्वंदता हमेशा गहरी और संपूर्ण रही। फिर भी सांप्रदायिकता चुनौती का सामना करने में पूरी तरह से सफल न हो सका। अंत में सांप्रदायिकता देश का विभाजन करने में सफल रही। इस असफलता की व्याख्या कैसे की जाए, इसका उत्तर प्राय दिया जाता है कि वह यह है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत करने और उन्हें साथ लेने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया। हमारा विचार ठीक विपरीत है। आरंभ में राष्ट्रवादी नेताओं ने सांप्रदायिक नेताओं से बातचीत पर बहुत अधिक भरोसा किया, लेकिन सांप्रदायिकवाद से समझौता कर सकना, उसे संतुष्ट करना संभव न था। इसके अलावा एक तरह से सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता तो प्रतिक्रिया के रूप में दूसरी तरफ सांप्रदायिकता हमेशा ही फलने फूल लगती। 1937 से 39 के बीच कांग्रेस के नेताओं ने बार बार जिन्ना से मुलाकात करके उसे मनाने का प्रयास किया, लेकिन जिन्ना ने कभी भी कोई ठोस मांग सामने नहीं रखी। इसके बजाय उसने असंभव मांग रखी। कांग्रेस माने कि हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती है, केवल तभी वह कांग्रेस से बात करेंगे। कांग्रेस के लिए यह मांग स्वीकार करना असंभव न था। ऐसा करके वह अपने बुनियादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी चरित्र को छोड़ देती। वास्तविकता यह है कि संप्रदायवाद को संतुष्ट करने के जितने प्रयास किए जाए उतने अधिक उसमें उग्रता आती गई। वास्तव में सांप्रदायिकता को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके खिलाफ एक निर्मल राजनीतिक विचारधारा संघर्ष कराने की जरूरत थी। आवश्यकता सांप्रदायिक के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाने की थी, जैसा कि 1880 के बाद के दशक में औपनिवेशिक विचारधारा के खिलाफ चलाई गई थी। लेकिन कभी कभार को छोड़कर राष्ट्रवादियों ने ऐसा नहीं किया। फिर भी धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रवाद की असफलताओं को कम करके नहीं आंका जा सकता। वर्ष 1946 से 47 में विभाजनों के आगे पीछे हुए दंगों, सांप्रदायिक शक्ति के पुनरुत्थान के बावजूद स्वतंत्रता के बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने और मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक व्यवस्था और समाज खड़ा सकने में असफल रहा। हिंदू सांप्रदायिकता समाज और राष्ट्रवादियों की कतारों में तक गहरे बैठी फिर भी हिंदुओं के बीच इनकी सख्ती मामूली ही बनी रही। वर्ष 1946 से 47 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता के रहल अनेक मुसलमान बह गए, मगर दूसरे और मुसलमान सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह खड़े थे। अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान, जोशीले भाषण देने वाले समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली, निर्भीक पत्रकार S.A. बरवेली, इतिहासकार मोहम्मद हबीब और कुंवर मोहम्मद अशरफ उर्दू शायरी के तूफानी पितरल जैसे जोश महिलावादी, फैज़ अहमद फैज़, सरदार जाफरी, ज़ाहिर लुधियानवी और कैफी अज़ामी, मौलाना मदनी, ये सब ऐसे नाम हैं जो इस संदर्भ में हमारे सामने मिसाल बनकर उभरते हैं। दूसरे युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 में प्रारंभ हुआ, जब जर्मन प्रसारवाद की हिटलर की नीति के अनुसार नाजी जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके पहले मार्च 1938 में वह ऑस्ट्रिया और मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस के हिटलर को खुश करने के लिए सब कुछ किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को खुश करने के लिए सब कुछ किया, मगर वे पोलैंड की सहायता करने में बाध्य हो गए। भारत की सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस या केंद्रीय धारा सभा में चुने गए सदस्यों को परामर्श किए बिना फौरन युद्ध में शामिल हो गई। राष्ट्रीय कांग्रेस को फांसीवाद आक्रमण के शिकार देशों से पूरी तरह सहानुभूति थी। वह फांसीवाद विरोधी संघर्ष में लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता करने को तैयार थी, मगर कांग्रेस के नेताओं का सवाल यह था कि गुलाम राष्ट्रों के द्वारा दूसरी मुक्ति संघर्ष के साथ देना किस प्रकार संभव था। इसलिए उन्होंने मांग की कि भारत की स्वाधीन घोषित किए जाए और कम से कम भारतीयों को समुचित अधिकार दिए जाए ताकि वो युद्ध में सक्रिय भाग ले सके। ब्रिटिश सरकार की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया और धार्मिक अल्पसंख्यक और राजा महाराजाओं को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया गया।
इसलिए कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल को आदेश दिया कि वो त्यागपत्र दें और अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ मिलकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। सत्याग्रह को सीमित इसलिए रखा गया कि देश में व्यापक उथल पुथल न हो, ब्रिटेन युद्ध प्रयासों में बाधा न बने। वायसराय के नाम पर एक पत्र में गांधी जी ने इस आंदोलन के उद्देश्य को व्याख्या इस प्रकार दी कि कांग्रेस नाजीवाद की विजय की उतनी ही विरोधी है जितना कि कोई अंग्रेज हो सकता है, लेकिन उसकी आपात को युद्ध में उसकी भागीदारी की सीमा तक नहीं खींचा जा सकता है। चूँकि अपने तथा भारत सचिव महोदय ने घोषणा की है कि पूरा भारत स्वेच्छा से युद्ध प्रयास में सहायता कर रहा है, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि भारत की जनता का विशाल बहुमत इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। वह नाजीवाद तथा भारत में शासन कर रही दोहरी निरंकुशता में कोई अंतर नहीं करता। सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति विनोबा भावे थे। 15 मई 1941 तक 25,000 से अधिक सत्यार्थी गिरफ्तार किए जा चुके थे। बस 1949 में विश्व की राजनीति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। पश्चिमी यूरोप तथा अधिकांश पूर्वी यूरोप में पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस पर अधिकार कर सकने के बाद नाजी जर्मनी ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। दिसंबर को जापान में पर्ल हार्बर में एक अमेरिकी समुद्री बेड़े पर आकस्मिक हमला कर दिया। जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। उसने तेजी से फिलीपीन, हिंद, चीन, इंडोनेशिया, मालाया और बर्मा पर अधिकार कर लिया। मार्च 1982 को रंगून पर इसका अधिकार हो गया। इससे युद्ध भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। हाल में रिहा कांग्रेसी नेताओं ने जापानी आक्रमण की निंदा की और कहा, अगर ब्रिटेन फौरन प्रभावी शक्ति भारत को सौंप दे तो युद्ध के बाद पूर्ण सुविधा वचन दे तो भारत की रक्षा और राष्ट्रीय हितों में सहयोग करने को तैयार है। अब ब्रिटिश सरकार का युद्ध प्रयासों में भारतीय के सक्रिय सहयोग की बुरी तरह की आवश्यकता थी। ऐसा सहयोग पाने के लिए एक कैबिनेट मंत्री सर स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1952 को एक मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स पहले चैम्बर पार्टी के उग्र सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे। हालांकि क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी हो सके संभव स्वशासन की स्थापना करना था। फिर भी उनके और कांग्रेसी नेताओं की लंबी बातचीत टूट गई। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की यह मानने से इनकार कर दिया। वास्तविक शक्ति तत्काल भारतीयों को सौंप दी जाए। दूसरी तरफ भारतीय नेता इस बात से संतुष्ट नहीं हुए कि उनका भविष्य केवल घाटे वादे किए जाए और फिलहाल वायसराय के हाथों में निरंकुश शक्तियां बनी। फिर वे युद्ध प्रयासों में सहयोग के लिए तैयार थे, खासकर इसलिए जापानी आक्रमणियों से भारत के लिए खतरे पैदा हो गए। लेकिन उन्हें लगता था कि वह तभी काम कर सकेंगे जब देश में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाए। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारत की जनता रुष्ट हो गई और उसे फांसीवाद विरोधी शक्तियों में अभी भी पूरी सहानुभूति थी, मगर उसे लगता था कि देश की राजनीतिक स्थिति अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। युद्ध के दौरान वस्तु कमी और बढ़ती कीमतों ने उसे असंतोष की ओर घेरा दिया। अगस्त 1942 के काल में तनाव लगातार बढ़ता रहा। जैसे जैसे जापानी फौजें भारत की ओर बढ़ती गई, जापानी विजय का भय जनता की ओर नेता को त्रस्त करने लगा। गांधी जी उतने ही अधिक जुझारू होते गए। कांग्रेस ने अब फैसला किया कि अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी मीटिंग 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा इस उद्देश्य को पाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष चलाने का फैसला किया और प्रस्ताव में घोषणा की गई कि भारत के लाभ और संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों की सफलता दोनों ही भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति आवश्यक है। आधुनिक साम्राज्यवाद का प्रमुख शिकार होने के नाते भारत अब समस्या के केंद्र में आ चुका है, क्योंकि भारत की स्वाधीनता से ही ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र को परखा जाएगा और एशिया और अफ्रीका के जनगण मन आशा उत्साह का संचार होगा। इस तरह से देश में ब्रिटिश शासन की समाप्ति एक जीवंत और तत्कालिक प्रश्न है, जिस पर युद्ध का भविष्य और स्वाधीनता के जनतंत्र का सफलता निर्भर है। एक स्वाधीन भारत स्वाधीनता के संघर्ष में नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने तमाम विशाल संसाधनों को झंझोर कर सफलता सुनिश्चित करेगा। 8 अगस्त की रात में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, इसलिए अगर मैं हो सके तो तत्काल इसी रात प्रभात में पहले स्वाधीनता चाहता हूँ। आज दुनिया की झूठ और मक्कारी का बोलबाला है। आप मेरी बात पर भरोसा कर सकते हैं। मैं मंत्रिमंडल या दूसरी
दूसरी वस्तुओं के लिए वायसराय से सौदा करने वाला नहीं हूँ। मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी भी चीज़ से संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ जिसे आप आपके दिलों में संजो कर रख लें। हर एक सांस में इसका जाप करें। यह मंत्र है, करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता की रहना देखना जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन कांग्रेस आंदोलन चला सके, इससे पहले सरकार ने कड़ा प्रहार किया। 9 अगस्त को बहुत तड़के ही गांधी जी व दूसरे कांग्रेस नेता गिरफ्तार करके अनजानी जगहों पर ले जाए गए। कांग्रेस को फिर एक बार गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गिरफ्तारी खबर पूरे देश में को सकते में डाल दिया। हर जगह विरोध में एक स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसमें जनता का अभी तक दबा हुआ गुस्सा झलक रहा था। नेता विहीन और संगठन विहीन जनता ने उस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में कारखाना और स्कूलों कॉलेजों की हड़तालें और काम बंदी हुई। प्रदर्शन में जिन लाठीचार्ज और फायरिंग हुई, बार बार गोलीबारी और दमन क्रुद्ध होकर जनता ने अनेक जगहों पर हिंसक कार्रवाई भी की। उसने पुलिस थानों, डाकघरों, रेलवे स्टेशन आदि ब्रिटिश शासन की तमाम प्रतीकों पर हमला किया। उसने टेलीफोन तार उखाड़ दिए, तार के खंभे गिरा दिए, रेल लाइनें उखाड़ दी, सरकारी इमारतों में आग लगा दी। इस संबंध में मद्रास और बंगाल में सबसे अधिक प्रभावित हुए। अनेक जगहों पर, अनेक शहरों, अनेक कस्बों, गाँव को विद्रोही का अस्थायी कब्जा भी हुआ। संयुक्त प्रांत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक, मुंबई के सतारा जिले में कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारियों ने समांतर सरकार बना ली। आमतौर पर छात्र, मजदूर और किसान ने ही इस विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्गों में नौकरशाही के वफादार रहे। सरकार ने अपनी ओर से 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए सब कुछ किया। उसके दमन की कोई सीमा नहीं रही। प्रेस का पूरा तरह गला घोट दिया गया। प्रदर्शन कर रहे भीड़ों पर मशीन गनों, गोलियां, हवा में बम भी बरसाए गए। कैदियों को यातनाएं दी गई। पुलिस और खुफिया राज का चारों ओर था। अनेक नगरों और कस्बों को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया। पुलिस और सेना की गोलीबारी में 10,000 से अधिक लोग मारे गए। विद्रोही गांवों को जुर्माना के रूप में भारी रकमें देनी पड़ी। गांव वालों को सामूहिक कोड़े बरसाए गए। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में इतना निर्मम दमन कभी देखने को नहीं मिला। सरकार अंततः आंदोलन को कुचलने में सफल रही। 1942 का यह विद्रोह वास्तव में बहुत संक्षिप्त था। इसका महत्व इस बात में था कि इसने दिखाया गया कि देश में राष्ट्रवादी भावनाएं किस गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी हैं। जनता संघर्ष और बलिदान की कितनी बड़ी क्षमता प्राप्त कर चुका। ये स्पष्ट था कि जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत में शासन कर रह सकना अब अंग्रेजों में संभव नहीं था। 1942 के विद्रोह के दमन के बाद 1945 के युद्ध में की समाप्ति तक देश में राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप रहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता जेलों में बंद थे और कोई नया नेता उनकी जगह नहीं ले सका और ना ही देश का नेतृत्व दे सका। वर्ष 1993 में बंगाल में आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अकाल फूट पड़ा। कुछ महीने में 30 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए। जनता का एक भावना गुस्से से भर उठी, क्योंकि सरकार चाहती तो इतने लोगों को अकाल से मरने से बचा सकती थी। फिर भी इस गुस्से को पर्याप्त राजनीतिक अभिव्यक्ति न मिल सकी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को देश से बाहर का नई अभिव्यक्ति मिली। सुभाष चंद्र बोस मार्च 1941 में देश से बाहर निकाल दिए गए और सहायता के लिए सोवियत संघ जाना चाहते थे। जून 1941 में सोवियत संघ जब मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में उतरी तो वह जर्मनी चले गए। वहाँ से फरवरी 1943 में जापान के लिए निकल पड़े ताकि जापानी सहायता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशक्त संघर्ष चला सके। भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनको सहायता के लिए पुराने क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस के वहां पहुंचने से पहले एक सेना बनाने का कुछ काम जनरल मोहन सिंह कर चुके थे, जो ब्रिटिश भारत की सेना के कप्तान थे। दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीय तथा मलाया, सिंगापुर, बर्मा में जापानी सैनिकों द्वारा बंदी बनाए जाने वाले भारतीय सैनिक और अधिकारी बड़ी संख्या में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस ने अब आज़ाद हिंद फौज के सिपाही नेताजी कहते थे अपने अनुयायियों को जय हिंद का मूल मंत्र दिया। बर्मा से भारत पर आक्रमण करने आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना का साथ दिया। अपनी मातृभूमि को स्वाधीन कराने के विचार से प्रेरित होकर आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारियों
यह आशा करने लगे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का प्रमुख सुभाष चंद्र बोस को बनाकर उसके साथ भारत में उसके मुक्तिदाताओं के रूप में प्रवेश करेंगे। वर्ष 1945 से 1944 से 45 में युद्ध में जापान की पराजय के कारण आज़ाद हिंद फौज की भी हार हुई। जो सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते हुए रास्ते में एक वायुयान दुर्घटना में मारे गए। उस समय भारत में अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने इस रणनीति की आलोचना की कि फांसीवाद ताकतों के साथ सहयोग करके स्वाधीनता जीती जाए। फिर भी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने देशभक्ति का एक प्रेरणादायक उदाहरण भारतीय जनता और भारतीय सेना के सामने रखा। पूरे देश में उन्हें नेताजी के नाम से सम्मानित किया गया। युद्धोत्तर काल का संघर्ष अप्रैल 1945 में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ। इसी के साथ भारत ने स्वाधीनता संघर्ष के नए चरण में प्रवेश किया। 1942 के विद्रोह और आज़ाद हिंद फौज की मिसाल ने भारतीय जनता की बहादुरी और दृढ़ता को स्पष्ट कर दिया। जेलों में राष्ट्रीय नेता अब रिहा हुए तो जनता स्वाधीनता के लिए एक और संभवतः अंतिम संघर्ष की आशा करने लगी। यह एक नया संघर्ष आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर चलाए गए मुकदमे के विरोध में एक व्यापक आंदोलन के रूप में उभरा। आज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के जनरल शाहनवाज, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लों और जनरल प्रेम सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया। ये लोग पहले ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। उन पर ब्रिटिश सिंहासन के प्रति निष्ठा के शपथ भंग करने और इस पर गद्दार होने का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर जनता ने उनका स्वागत राष्ट्रीय नायकों के रूप में किया। पूरे देश में उसकी रिहाई की मांग को लेकर विश्वास जन समर्थन हुआ। पूरे देश में उत्तेजना और इस आशा से भरा हुआ था कि अब की बार का संघर्ष विजयी होगा, इसलिए इन नायकों की सजा दिए जाने की छूट नहीं दे सकी। ब्रिटिश सरकार भी इस समय भारतीय जनमत को अनदेखा करने की स्थिति में नहीं थी। हालांकि कोर्ट मार्शल में आज़ाद हिंद फौज के इन बंदियों को दोषी पाया गया, मगर सरकार ने उन्हें छोड़ देने में भलाई समझी। ब्रिटिश सरकार के बदले रवैये का अनेक कारण थे। प्रथम युद्ध के कारण विश्व में शक्तियों का संतुलन बदल गया। युद्ध के बाद अब ब्रिटेन की जगह अमेरिकी और सोवियत संघ की बड़ी संख्या के रूप में उभरी। ये दोनों भारत की स्वाधीनता की मांग करने के समर्थक थे। ब्रिटेन में युद्ध जीतने वाले पक्ष में था अवश्य, मगर उसकी आर्थिक और सैनिक शक्ति बिखर चुकी थी। ब्रिटेन को अब अपने आप को संभालने में ही वर्षों लग जाते थे। इसके अलावा ब्रिटेन में सरकार भी बदल चुकी थी। कंजर्वेटिव पार्टी की जगह अब लेबर पार्टी की सरकार थी। उसमें अनेक सदस्य कांग्रेस की मांगों से समर्थक थे। ब्रिटिश सैनिक युद्ध में थक हार चुके थे। लगभग 6 वर्षों तक लड़ने और खून बहाने के बाद अब वे कई साल घर से दूर रहकर भारत की वहाँ जनता के स्वाधीनता संघर्ष को चलने को तैयार नहीं थे। ब्रिटिश भारतीय सरकार को राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए वहाँ के नागरिक प्रशासन के भारतीय सदस्यों और सशक्त नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया था। आज़ाद हिंद फौज की घटना ने दिखा दिया था कि देशभक्ति की भावना भारतीय सेना में भी फैल चुकी है, जो भारत में ब्रिटिश शासन का प्रमुख आधार है। आग में तेल छिड़कने का काम फरवरी 1946 में बम्बई भारतीय नौसेना के जहाज़ों के विद्रोह में किया गया। यह जहाज़ नौसेना से 7 घंटों तक लड़ते रहे और उन्हें संपर्क तभी किया जब राष्ट्रीय नेताओं ने उनसे ऐसा करने को कहा। दूसरी कई जहाजियों और उनकी सहानुभूति में हड़ताल की। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी व्यापक हड़तालें की। ब्रिटिश शासन के 2 और प्रमुख आधारों पर अर्थात पुलिस और नौकरशाही में भी राष्ट्रवादी झुकाव के चिन्ह दिखाई देने लगे। अब राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए उनके भरोसे के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए बिहार और दिल्ली में पुलिस बलों ने हड़ताल की। तो चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारतीय जनता अब आत्मविश्वास से भरपूर और टकराने के लिए तैयार नजर आ रही थी। अब वह विदेशी शासन के अपमान की ओर झेलने को तैयार न थी। अब आज़ादी मिलने तक आराम के लिए उसके लिए हराम था। नौसेना का विद्रोह और आज़ाद हिंद फौज के कैदियों की रिहाई के लिए हड़ताल हो चुकी थी। इसके अलावा 1945 से 46 में अनेक आंदोलन, हड़ताल, कामबंदियों, प्रदर्शन पूरे भारत और हैदराबाद, त्रावणकोर और कश्मीर जैसे अनेक राजवाड़ों तक भी काम हुए। उदाहरण के लिए नवंबर 1945 में आज़ाद हिंद की फौज के कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर कलकत्ता में लाखों लोगों का प्रदर्शन किया। 3 दिन तक नगर में सरकार के नाम से कोई चीज़ नहीं रही थी। फिर 12 फरवरी 1946 को आज़ाद हिंद फौज में एक और बंदी अब्दुल रशीद की रिहाई की मांग को लेकर नगर में एक और जन प्रदर्शन हुआ। 22 फरवरी को बम्बई में एक पूर्ण हड़ताल हुई तथा कारखाना और दफ्तरों में काम ठप रहा।
यह सब विद्रोही जहाजियों के समर्थन में था। इस जनउबार को दबाने के लिए सेना बुलानी पड़ी और 48 घंटों के अंतर सड़कों पर 250 से अधिक लोग गोली के शिकार हुए। पूरे देश में बड़े पैमाने पर मजदूर असंतोष भी फैल गया। शायद ही कोई उद्योग रहा हो जिसमें हड़ताल ना हुई। जुलाई 1946 में डाक तार मजदूर ने देशव्यापी हड़ताल की। अगस्त 1946 में दक्षिण भारत में रेल मजदूरों की हड़ताल हुई। 1945 के बाद जैसे जैसे स्वाधीनता का समय पास आया, किसान आंदोलन में नया उबाल आया। युद्ध के बाद किसानों का सबसे जुझारू संघर्ष बंगाल में बटाईदारों का तेभागा संघर्ष था, जिसमें घोषणा की गई कि अब वे जमींदारों को फसल का आधा नहीं बल्कि 1/3 भाग ही देंगे। जमीन के लिए ऊंचे और लगानों के खिलाफ हैदराबाद, मालाबार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में भी संघर्ष हुए। कामबंदी, हड़ताल और प्रदर्शनों का आयोजन करने में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों की प्रमुख भूमिका निभाई। हैदराबाद, त्रावणकोर, कश्मीर, पटियाला आदि रजवाड़े भी जन उभार और संघर्ष फैल उठे। 1946 के प्रारंभ में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव में एक और प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम सिद्ध हुआ। सामान्य सीटों पर जो अधिकांश सीटें अंग्रेजों ने जीती थी, जबकि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें थी, उसमें अधिकांश मुस्लिम लीग को मिली। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जो कि भारतीय नेताओं से भारतीयों को सत्ता सौंपने की शर्तों के बारे में बातचीत की जाए। कैबिनेट में से 2 स्तरीय वाली एक संघीय योजना का प्रस्ताव किया, जिसमें आशा की गई कि वह बड़ी मात्रा में क्षेत्रीय स्वायत्तता देकर राष्ट्र एकता को बनाए रखा जा सकेगा। इस योजना में प्रांत और रजवाड़ों को एक संघ होता था और संघीय केंद्र का केवल प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों और संचार विषयों पर नियंत्रण होता था। साथ ही प्रांत अपने अपने क्षेत्रीय संगठन भी बना सकते थे। उसमें आपसी समझौते के द्वारा अपनी कुछ शक्तियाँ सौंप सकते थे, लेकिन दोनों एक जैसी अंतिम सरकार की योजना पर सहमत ना हो सके और एक स्वतंत्र और संघीय भारत के लिए एक संविधान बनाने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन करते थे। कैबिनेट मिशन की जगह जिस योजना पर दोनों पहले सहमत हो चुके थे, उसके बारे में दोनों ने अलग अलग व्याख्याएं सामने रखी। अतः सितंबर 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया। कुछ झिझक के बाद अक्टूबर में मुस्लिम लीग इस मंत्रिमंडल में शामिल हो गई, मगर उसने संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला किया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत में शासन छोड़ देगा। लेकिन मिलने वाले स्वाधीनता की खुशियों पर अगस्त 1946 में भड़कने वाले व्यापक सांप्रदायिक दंगों ने पानी फेर दिया। हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय बंदियों ने इन जघन्य हत्याओं का दोषी एक दूसरे को ठहराया। क्रूरता में एक दूसरे का मुकाबला करते रहे। न्यूनतम मानव मूल्यों पर इस तरह उल्लंघन होते देख सत्य अहिंसा के ताक पर रखा जाते देखकर महात्मा गांधी दुखी से भर उठे। उन्हें दंगे को रोकने के लिए पूर्वी बंगाल और बिहार की पदयात्रा की। सांप्रदायिकता की आग को बुझाने और दूसरे अनेक मुसलमानों ने भी प्राणों से हाथ धोए, लेकिन इसके बीच सांप्रदायिकता के तत्वों विदेश सरकार की सहायता से बहुत गहरे बोए गए थे। विदेशी गांधी जी और दूसरे राष्ट्रवादी नेता सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और भावना से जूझते मगर बेकार। अंत में मार्च 1947 में वायसराय बनकर भारत में आए लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को लंबी बातचीतों के बाद समझौते का एक रास्ता निकाला कि देश स्वाधीन तो रहेगा मगर एक नहीं रहेगा। भारत का विभाजन तो होगा, पर भारत के साथ पाकिस्तान नामक नया राज्य भी स्थापित होगा। बड़े पैमाने पर खून खराबा, सांप्रदायिक दंगों के अंदेशा सामने था, इसलिए राष्ट्रवादी नेताओं ने मजबूर होकर भारत का विभाजन स्वीकार किया। लेकिन उन्होंने 2 राष्ट्रों का सिद्धांत नहीं माना। उन्होंने यह नहीं माना कि देश का 1/3 भाग दे दिया जाए, जिसकी मांग भारत की जनसंख्या मुस्लिम के भाग के आधार पर मुस्लिम लीग कर रही। वे केवल वही क्षेत्र देने पर राजी हुए जहाँ मुस्लिम लीग का व्यापक प्रभाव था। इस तरह पंजाब, बंगाल और असम का विभाजन आवश्यक हो गया। मुस्लिम लीग को एक घुन लगा पाकिस्तान ही मिला। पश्चिमोत्तर सीमांत और असम के सिलहट जिले में लीग का प्रभाव संदिग्ध था, इसलिए वहां जनमत संग्रहाने का निश्चय हुआ। दूसरे शब्दों में देश का विभाजन तो हुआ, मगर हिंदू धर्म और इस्लाम के आधार पर नहीं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने विभाजन को स्वीकार तो किया, मगर इसलिए नहीं कि वहाँ राष्ट्र रहते, बल्कि इसलिए कि पिछले लगभग 70 वर्षों के दौरान हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास इस प्रकार हुआ था कि विभाजन ना तो वहशीना था और बब्बर सांप्रदायिक दंगों लाखों लोगों का संहार होता था। अगर ये दंगे देश के किसी एक भाग तक सीमित होते तो कांग्रेस के नेता उन्हें दबाने और विभाजन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का प्रयास करते, लेकिन दुर्भाग्य से यह आपसी मारकाट की जगह हो रही थी। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों की सक्रिय भागीदारी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में अभी भी विदेशियों का शासन था,
जिन्होंने दंगे की रोकने के लिए उंगली तक नहीं उठाई, उल्टे अपनी फूट डालो वाली नीति से विदेश सरकार ने इन दंगों को प्रोत्साहन भी दिया। शायद इसी आशा में वह दोनों नव स्वतंत्र राष्ट्रों में आपस में लड़ा सकेगी। यहाँ तक कि अंत में जिन्ना को भी मजबूर होकर अपने दो राष्ट्र सिद्धांतों में फेरबदल करना पड़ा, जो कि सांप्रदायिकता की जड़ था। भारत में रहने का फैसला करने वाले मुसलमानों ने जब उनसे पूछा कि क्या करें, तो जिन्ना ने कहा उन्हें भारत का वफादार नागरिक बनना चाहिए। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा के आगे उन्होंने कहा था कि आपका धर्म या जाति या पंथ कोई भी हो सकता है, इसका राज्य के कारोबार से कुछ भी लेना देना नहीं है। वास्तव में अपनी सांप्रदायिक राजनीति के लिए जिस जिन्ना को उन्होंने बोतल से बाहर निकाल दिया था, अब वे उसको फिर से बोतल में बंद करने की बेकार कोशिश कर रहे थे। भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा 3 जून 1947 को की गई। रजवाड़ों को छूट दी गई कि इनमें से किसी भी राज्य में वो शामिल हो जाए। रजवाड़ों की जनता में व्यापक आंदोलन के दबाव में गृह मंत्री सरदार पटेल ने सफल कूटनीति का अधिकांश रजवाड़ों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम तथा जम्मू कश्मीर के महाराजा कुछ समय तक अगर मगर करते रहे। काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित छोटे से रजवाड़े जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की घोषणा की, मगर वहां के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। अंततः भारतीय सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और वहां पर एक जनमत संग्रह कराया, जिसका परिणाम भारत में शामिल होने के पक्ष में निकला। हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र राज्य घोषित करने की कोशिश की, मगर वहां के तेलंगाना क्षेत्र में हुए आंतरिक विद्रोह और वहां भारतीय सेना के पहुंचने के बाद 1948 में भारत में शामिल होना पड़ा। कश्मीर के महाराजा ने भी भारत या पाकिस्तान में शामिल होने में देर की, मगर वहाँ की जनता, जिनका नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही थी, भारत में शामिल होना चाहती थी। मगर कश्मीर पर पाकिस्तान के पठानों तथा अनियमित फौजी दस्तों ने हमले के बाद उसे अक्टूबर 1947 में भारत में शामिल होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने उल्लास के साथ अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया। देशभक्तियों के अगली पीढ़ियों के बलिदानों और अनगिनत शहीदों के खून का फल आखिर हमें मिला। उनका सपना अब सच्चाई बन चुका था। 14 अगस्त की रात में संविधान सभा के आगे दिए गए अपने एक स्मरणीय वक्तव्य में जवाहरलाल नेहरू ने जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए कहा, वर्षों पहले हमने भविष्य के साथ वादा किया था कि अब वो समय आ गया है कि पूरी तरह ना सही तो भी बहुत काफ़ी सीमा तक हमने अपने वचन का पालन करके रात को 12 बजे का घंटा जब बजेगा तो पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा। इतिहास में कभी कभी वो क्षण आता है, मगर आता अवश्य है। हम अपने पुराने से निकलकर नए को अपनाते हैं। एक युग का अंत होता है। हम जब किसी राष्ट्र की लंबी समय से दबी हुई आत्मा मुखर उठी, तो उचित ही है कि यह हम अपनी क्षण भारत और उसका जनता सेवा के प्रति उनसे भी व्यापक मानवता के हित में समर्पित होने का संकल्प करें। आज हमारे दुर्भाग्य का काल समाप्त हो रहा है और भारत पुनः अपने आप को पा लिया है। आज हम जिस उपलब्धि का खुशी मना रहे हैं वह निरंतर प्रयत्न चाहती है, और ताकि हम वे संकल्प पूरा कर सकें जो प्राय हम करते आए हैं। परंतु यह उल्लास जैसे असीम और आबाद होना चाहिए। दुख और उदासी भरा हुआ भारत की एकता का सपना चकनाचूर हो गया है, भाई भाई से बिछड़ चुका है। इससे बुरी बात यह है कि स्वतंत्रता के इस क्षण में अवर्णीय बर्बरता के साथ सांप्रदायिकता का दाना भारत और पाकिस्तान दोनों में लाखों की बलि चल ले रहा है। अपने पूर्वजों की धरती से नाता तोड़कर लाख शरणार्थी इन दो राज्यों में पहुंच चुके हैं। राष्ट्र के विजय की इस क्षण से घटित इस त्रासदी के प्रेरित वही गांधी जी थे, जिन्होंने भारत की जनता को अहिंसा, सत्य, प्रेम, साहस, शूरता का संदेश दिया, जो भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट तत्वों का प्रतीक था। ये देश के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में चक्कर लगा रहे थे और स्वतंत्रता की खुशियों की गूंज अभी भी थमी ना थी। 30 जनवरी 1948 को एक हत्यारे घृणा कुचूर हिंदू कट्टरवादी ने चिराग को बुझा दिया। 70 वर्षों से हमारे देश में उजाला फैलाता आ रहा था। इस तरह गांधी जी एकता जिस उद्देश्य के प्रति समर्पित रहे, उसी के लिए शहीद हो गए। एक अर्थ में स्वाधीनता की प्राप्ति में देश में सिर्फ पहला कदम उठाया था।
अर्थात विदेशी शासन उखाड़ कर फेंक कर राष्ट्रीय पुनर्जन्म की ओर बाधा को दूर किया है। सदियों से पिछड़ापन, पूर्वाग्रह, असमानता, अज्ञान अभी भी देश पर हावी थे। पुनः संरचना का काम अभी भी शुरू हुआ था। जैसे ही 1948 में अपने निधन के 3 माह पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, भाग्य का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा कि वो अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले। लेकिन वे अपने पीछे किस तरह से भारत को किस बुरी बदहाली में छोड़ जाएंगे। जब उसके सदियों पुराने प्रशासन का सोता अंतरा सूखेगा, तब कितना कूड़ा करकट और कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएंगे। लेकिन स्वाधीनता के संघर्ष ने अपने औपनिवेशिक को नहीं उखाड़ फेंका। आज़ाद हिंदुस्तान की एक तस्वीर भी सामने रखी थी। यह तस्वीर एक लोकतांत्रिक, नागरिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष भारत की थी। यह तस्वीर एक स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक समानता और राजनीतिक रूप से जागरूक, सक्रिय जनता पर आधारित भारत की थी। यह तस्वीर एक ऐसे भारत की जो अपने पड़ोसी और शेष विश्व के साथ शांतिपूर्वक रहता हो, जिसका आधार एक स्वतंत्र विदेश नीति हो। इस तस्वीर को मूर्त लिखने का पहला प्रयास जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अम्बेडकर के मार्गदर्शन में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत को का नया संविधान बनाकर किया। 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले इस संविधान ने कुछ बुनियादी सिद्धांत और मूल्य सामने रखे। इसके अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य होगा, जिसमें बालिग अधिकार, सभी बालिग स्त्री पुरुषों को मत देने का अधिकार पर आधारित एक संसदीय प्रणाली होगी। यह एक संघीय व्यवस्था होगी जिसमें संघ सरकार और संघ बनाने वाले राज्यों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से अलग अलग होंगे। संविधान ने सभी भारतीय नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति जुटाने उसका प्रयोग करने की स्वतंत्रता। संविधान में सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबर और तथा सरकारी रोजगार के अवसर की समानता की जमानत दी। यह निश्चित हुआ कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया और किसी भी रूप में इसके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी भारतीयों को स्वतंत्रतापूर्वक किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार कार्य करने, उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया। साथ ही पूरी तरह राज्य पर खर्च पर चलने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा पर देने पर रोक लगा दी गई। संविधान में एक राज्य के नीति निर्देशक को भी निश्चित किया गया, उसे किसी आदेश द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, मगर जो कानून बनाने में राज्य का मार्गदर्शन करेंगे, ये सिद्धांत शामिल थे। राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था का स्थापना को प्रोत्साहन, धन और उत्पादन के साधनों का कुछ हाथों में संकेतन, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान काम का समान वेतन, ग्राम पंचायतों की स्थापना, ग्राम और शिक्षा का अधिकार, बुढ़ापे, बेरोजगारी, बुढ़ापे और बीमारी में सार्वजनिक सहायता, पूरे देश में एक समान पारिवारिक कानून, जनता के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करके मन में सफलता की आकांक्षा लेकर अब भारतीय जनता अपने देश का कार्यकलाप करने और एक न्यायप्रिय, श्रेष्ठ समाज और धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं समतावादी भारत का निर्माण करने के काम में जुट गई। और यहाँ से खत्म हो गया है। धन्यवाद।